इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर साहिबगंज से है, जहां यूपीएससी में परीक्षा में 365वीं रैंक हासिल करने वाली निहारिका सिन्हा का भव्य स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि जैसे ही निहारिका साहिबगंज स्टेशन पहुंची, परिवार वाले, दोस्तों, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने उन्हें बुके देकर सम्मानित किया और जहां बैंड बाजों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इसके बाद निहारिका बड़ी दुर्गा मंदिर और बड़ा बजरंगबली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई और जहां भगवान जी का धन्यवाद भी उन्होंने अर्पित किया है। आपको बता दें कि मोहल्ले के बुजुर्ग से भी आशीर्वाद उनकी ओर से लिया गया और जहां उन्होंने यह बताया कि मई 2024 से यूपीएससी की तैयारी उनकी ओर से शुरू कर दी गई थी और जहां दूसरे प्रयास में उन्होंने सफलता हासिल की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय सेल्फ स्टडी, सही रणनीति और परिवार के सहयोग को दिया। वेरी गुड। देखिए साहिबगंज जिले के पहाड़ी इलाकों में रहने वाला पहाड़िया समुदाय आज भी बुनियादी सुविधाओं से पूरे तरीके से वंचित है, जहां करीब 1500 घरों में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है और जिससे कि लोग लालटेन के सहारे जीवन गुजार रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी और झारखंड राज्य बनने के वर्षों के बाद भी उनके गांवों में विकास नहीं पहुंच सका है और जहां ग्राम पुप्पम के सरदार चंप पहाड़िया में भी यह जानकारी दी गई है कि पहाड़ियों से लोग यहां रह रहे हैं, लेकिन बिजली, पानी और सड़क यहां नहीं है और जहां गिरी कई गांव के प्रधान निशा पहाड़िया का भी कहना है कि सड़क नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को खटिया पर कई किलोमीटर दूर अस्पताल में ले जाना पड़ता है। मेरा समस्या है रोड के लिए, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। हम लोग को झरना का पानी पीते हैं, गाय गोरू कुत्ता कुकुर पीता है, वही पानी हम लोग पीते हैं। इसलिए हम लोग का वही गांव में टैंकी तो बना हुआ है लेकिन बोरिंग नहीं है, तो हम लोग झरना जाके पानी पीते हैं। और 5 इंची के रास्ता में हम लोग जो आते जाते हैं रात को दिन को, बहुत हम लोग। बिजली है? बिजली के बारे में बोल। बिजली भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। हम लोग अंधेरे में। कितना दिन से बिजली नहीं है? अरे हम लोग को आज तक नहीं देख रहे हैं, पहले से ही नहीं है। वो माने जन्म से, आपके जन्म से बिजली नहीं है? नहीं है। क्या नाम है आपका? चामा पहाड़िया है। कौन गांव से आए हैं? पुप्पम पहाड़ से आए हैं। ठीक है, पुप्पम पहाड़ शिवगादी के पास पड़ता है? जी सर। अब खबर हजारीबाग से है, जहां मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर झारखंड के प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका संघ के बैनर तले रसोइयों और संयोजिकाओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने जुलूस की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुंची और जहां आपको बताते चले कि नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे रखी गई। जानकारी यह भी देते चले कि प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। संघ का कहना है कि वर्ष 2004 से सरकारी और अल्पसंख्यक विद्यालयों में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाएं रसोइयों और संयोजिकाओं के रूप में काम कर रही हैं और जहां 21 वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। जहां आपको बताते चले कि उन्होंने सरकार से सम्मानजनक मानदेय और न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग की। हमारा हड़ताल 18 फरवरी से हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हमारा जब तक मांग नहीं मिलेगा हमारा हड़ताल जारी रहेगा। हमारा मांग है रसोइया को न्यूनतम मजदूरी मिले, जो मजदूर को मजदूरी मिलता है वो रसोइया को मजदूरी मिले और स्कूल में बीओ द्वारा, शिक्षक द्वारा ये हटाना बंद करें कि अगर खाना नहीं बनाओगी तो हटा देंगे, जबकि हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हमारा एमडीएम निदेशक का भी आदेश है कि लोग हड़ताल में रहेगी, लेकिन ये विभाग द्वारा जारी किया गया कि 2 दिन हड़ताल है। हमारा कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हमारा हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल है। कितनी की संख्या में यहाँ पे रसोइया पहुंची है? हमारा लगभग 1000 के लगभग में हम लोग जुटे हुए हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां आदित्यपुर थाना क्षेत्र में सड़क पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इमली चौक से थाना रोड तक सड़क पर दुकान लगाने वाले करीब 50 फुटपाथी
दुकानदारों पर पुलिस ने जुर्माना लगाया और जहां पुलिस एक्ट 1861 की धारा 34 के तहत सभी दुकानदारों से कुल 2500 रुपए का फाइन वसूला गया है। जानकारी यह भी देते चले कि इस दौरान दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे सड़क को छोड़कर किनारे दुकान लगाएं और जहां थाना प्रभारी विनोद तर्की का इस पर कहना है कि सड़क पर अतिक्रमण से यातायात और एम्बुलेंस को आवाजाही में बेहद परेशानियां होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस के द्वारा पुलिस एक्ट 34 के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है, उस पर फाइन भी की जा रही है और माननीय न्यायालय को समर्पित भी की जा रही है। विगत कुछ दिनों से पहले भी मेरे द्वारा इस संदर्भ में नगर निगम को पत्राचार भी किया गया है और उस संदर्भ में नगर निगम के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है पुलिस के द्वारा पूरी सहयोग रहेगी। सर आपके ठीक थाना के समीप जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एम्बुलेंस आने में बड़ी असुविधा होती है जिसकी लगातार शिकायतें भी मिलती है। निश्चित तौर पर क्योंकि सामने स्वास्थ्य केंद्र है और इस जगह स्वास्थ्य चाहे आकस्मिक कोई बीमार हुए या किसी भी तरह के ये मरीज हो उनको इलाज का आवश्यकता होती है और एम्बुलेंस की भी आवश्यकता होती है और इस संदर्भ में अगर रोड जाम रहती है तो असुविधाएं होती हैं, जिसको लेकर ही हम लोगों के द्वारा लगातार पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, साथ ही पत्राचार भी किया जा रहा है। खबर जमशेदपुर से ही है जहां टाटा स्टील ट्यूब डिवीजन में मुख्य गेट पर मजदूरों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में मजदूर सुबह से ही गेट पर इकट्ठा होकर अपनी मांगों को रख रहे थे और जहां उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 15 से 20 वर्षों से वे काम कर रहे हैं। पुराने कर्मचारियों को नए वेंडर आने के बाद काम से हटा दिया गया और जहां मजदूरों की मांग है कि यदि नया वेंडर कंपनी में काम को संभाल रहा है तो पुराने कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें दोबारा से नियुक्त किया जाए। जहां प्रदर्शनकारी प्रबंधन से समाधान और नौकरी बहाल करने की मांग कर रहे हैं तो वहीं गेट पर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो आप लोग क्यों कंपनी में धरना दे रहे हैं, क्या चीज़ का आप लोगों के साथ शोषण हो रहा है? जोर से काम से हटा दे रहे तो तब भी जाके हम लोग इतना रिक्वेस्ट किए तो मैडम बोला कि नहीं रखेंगे आप लोग को बोल रहा है। तो कितना रिक्वेस्ट किए कि हम लोग बाल बच्चा कैसा चलेगा। शुरू से हम लोग काम किए हैं यहाँ पर, कहाँ जाएंगे अनाजर बोला किसको कंपनी में काम का कमी है 2 दिन में मिल जाएगा तो 2 दिन का जवाब हम लोग को चाहिए। 2 दिन में मिल जाएगा तो ही पकड़ा जाएगा और गलती क्या है हम लोग को ही सुनना चाह रहे हैं। हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग काम से हटा देंगे, हम लोग को नया वेंडर आएगा उसको लेंगे, आप लोग उनको हम लोग को नहीं रखेंगे, आप लोग बाहर काम खोज लीजिए। आप लोग HR से बात किए थे? हम HR से बात किए हैं, हम लोग HR मैडम ये बात बोली है आप लोग बाहर खोज लीजिए। अब खबर साहिबगंज से है जहां जमीनी विवाद को लेकर पहाड़िया आदिवासी समुदाय के दर्जनों लोग समाहरणालय पहुंचे और जहां जिला प्रशासन ने से न्याय की गुहार लगाई गई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि उनके पूर्वजों की जमीनों को गलत तरीके से दूसरे लोगों के नाम पर दर्ज किया गया है और जहां ग्रामीणों ने लिखित आवेदन और जमीन से जुड़े कागजात प्रशासन को सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की और जहां अपर समाहर्ता गौतम भगत ने बरहरवा के अंचल के अधिकारियों को कागजात की जांच के निर्देश दे दिए हैं। आपको जानकारी यह भी देते चले कि प्रशासन ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब खबर साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से है जहां सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको जानकारी देते चले कि तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पीपल के पेड़ से टकरा गई और जहां हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों के गंभीर रूप से घायल हो गए और जहां पुलिस ने उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई और जहां डॉक्टरों की ओर से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों के अनुसार दोनों किसी भोज से लौट रहे थे और जहां पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। माध्यम से बारात बिजली घाट रुक है, उनमें से भोज खा के आई बड़ों गाड़ी फिर घर में ढुका दिल बड़ों, फिर दूसरा के गाड़ी पर बैठ के आ गई बड़ों। वो चीज़ के हमने के नहीं जानत, हम सोचनी कि घर में सुतल हुई हाँ मैंने हमारा आँख लाग गई। बाद में फिर हमारा दिमाग के मोबाइल पर फोन आवता कि सनोज के हैसन घटना हो चुका। तो यही गाड़ी को हम बैठ के अभी जाते नहीं जहे जहीं गई नहीं जाता लोग उन्हें से
देखिए, जानकारी के अनुसार रात्रि 12 बजे के बाद यहाँ पर सड़क दुर्घटना हुई है और तेज रफ्तार बाइकर्स इस सड़क से रात्रि में चलते हैं और तेज रफ्तार चलने का मतलब आप समझ रहे हैं कि नशा जरूर किए हुए होगा। और इतनी तेज रफ्तार की वो, जब हमें बाएं से चलना है लेकिन दाहिने एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ में आप देख रहे हैं कि वहाँ दाग है पूरा और उसमें गाड़ी टकराई है। टकराने के बाद जो है गाड़ी जंप करके फिर वापस इधर आई है और जिससे कि 2 व्यक्ति होंगे इस मोटरसाइकिल पर। हमें लगता है जैसा कि ज्यादा ब्लडिंग है यहाँ पर सड़क पर। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा की ओर, जहां विधानसभा सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है। यूनियन वर्कर आईडी, यूनिक वर्कर आईडी प्रणाली लागू की जाए। यह केवल एक कार्ड नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सम्मान होगा। जितने भी असंगठित मजदूर, वेंडर और चालक इस आईडी के तहत उन्हें पंजीकृत किया जाए, मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रवासी मजदूर, मैंने हर बार प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर विभाग से सवाल किया, विभाग का उत्तर मिला। हालांकि प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना पर मंत्री महोदय का कोऑपरेट रहता है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा। लेकिन मंत्री महोदय, आपके पास डेटा बिल्कुल गलत रहता है। जो भी विभाग आपको डेटा देता है आपको स्पष्ट जानकारी नहीं देता है, क्योंकि आप कोरोना काल के आंकड़ों को निकालिए जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लगभग 12 लाख प्रवासी मजदूरों को हम लोगों ने झारखंड सकुशल वापस लेकर आए थे। तो सवाल ये बनता है कि जब हम 12 लाख मजदूर वापस लेकर आए तो हमारे पास डेटा में मात्र 2 लाख उपलब्ध कैसे हैं? इतनी बड़ी असमानता कैसे, इतना बड़ा तालमेल का गड़बड़ी कैसे हो सकता है? अनुमानित 12 लाख हम लेकर आए थे और अगर मान लिया जाए तो हमें लगता है 16 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर इस राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में रहते हैं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा और विशेषकर क्योंकि आज एक ऐसे राज्य जो 40% खनिज संपदा देता है और उस राज्य में प्रवासी मजदूरों की संख्या में इजाफा होना भी इस राज्य के लिए चिंता का विषय है। अभी विजय कुमार महतो की मौत की जो बात थी वो ठंडी हुई नहीं कि उसी गांव में दूसरे प्रवासी मजदूर की फिर एक डेड बॉडी वापस आई है महोदय, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। आज सरकार को प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कानूनों को बनाने की आवश्यकता है। अब मैं बात करता हूं महोदय नियोजन की। अगर नियोजन की बात करें तो सबसे पहला बात, नियोजन के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अनुसार, और ये माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अभी सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास नियोजन के आंकड़े लगातार घट रहे हैं। 2022 की स्थिति थी कि हमारे पास 5,33,000 पदों का सृजन था, जो 2023 में घटकर 4,66,000 हो गया। और आज की बात करें, एक दिन पहले माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने भी सवाल किया था और जवाब मिला, लगभग 45% जो पद हैं वो आज भी रिक्त हैं। आज तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दूसरी बात, पहला तो नियोजन के मामले में सरकार काफी पीछे है, और जो अगर हम नियोजन कर भी रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय, नियोजन नीति नहीं रहने के कारण हमारे राज्य के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इस राज्य की निर्माण का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य कहीं ना कहीं यह दिख रहा है कि हम उस उद्देश्य से काफी भटक चुके हैं। इस राज्य का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि हमारे राज्य के युवा बेरोजगारी का सामना करेंगे, हमारे राज्य के युवा अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करेंगे। यहाँ तक युवाओं, नौजवानों, भाइयों की बात तो छोड़िए, आंकड़े यह बताते हैं कि हमारे राज्य में लगभग 75,000, जिनमें अधिकांश आदिवासी बहनें मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, उन बड़े शहरों में दाई घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। एक केरल राज्य है जहां की बहनें अगर अपने घर की चौखट को लांघती हैं तो वो डॉक्टर बनकर किसी राज्य में जाती हैं। दूसरे राज्य की बहन बेटियां अगर अपने घर की चौखट को लांघती हैं तो वो किसी सरकारी पदों को धारण करके दूसरे राज्य में जाती हैं। लेकिन झारखंड के लिए चिंता का विषय है कि हमारे घर की बहु बेटियां अगर चौखट को लांघती हैं तो नौकरानी बनकर दूसरे राज्यों में जाती है। अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े बताते हैं। इसलिए मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा। सीएचओ की नियुक्ति जिसमें 550 सीट था, 220 सीटें अनरिजर्व थी, जिनमें 150 तो राजस्थान से हुए। ये शहादत, ये संघर्ष,
ये झारखंड आंदोलन किस लिए, किस दिन के लिए कि 150 220 सीटों में 150 सीटें राजस्थान के लोगों का हुआ, तो फिर कोई औचित्य नहीं इस राज्य के निर्माण का, कोई औचित्य नहीं विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा और दिसम गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन का। आज इस राज्य के युवाओं के सपनों के साथ धोखा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, बातें यहीं नहीं रुक रही हैं। 2023 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 113 पोस्ट हैं, जिनमें 72 सीटों में गैर झारखंडियों की नियुक्ति ली गई। गिरिडीह जिला में 2023 में 12 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 8 टीचर गैर झारखंड के थे। बोकारो जिला में उसी साल 13 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 9 बाहर के थे। 2022 में जेपीएससी के द्वारा 232 सीटों में 125 अनरिजर्व थे, जिसमें 82 गैर झारखंड के थे। अध्यक्ष महोदय, ये महज आंकड़े नहीं, इस राज्य की एक शर्मनाक स्थिति को बता रहा है कि हमारे पास क्या प्लानिंग है, हमारे पास क्या तरीके हैं कि हम इन चीजों को रोक सकें। 2024 में जेपीएससी के द्वारा 28 टाउन प्लानर की नियुक्ति हुई, जिसमें 17 गैर झारखंड के हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही चिंता का विषय है। यही नहीं, जेएसएससी के द्वारा 2023 में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के पद पर बहाली लिया गया, जिसमें 22 अनरिजर्व सीटों में 11 झारखंड से बाहर के थे। जेएसएससी के द्वारा 2023 में ड्राइंग प्रशिक्षण पदाधिकारी के पोस्ट पर नियुक्ति ली गई, जिसमें 43 अनरिजर्व सीटों में 22 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः जेएसएससी के द्वारा फीटर की बहाली ली गई, जिसमें 91 अनरिजर्व सीटों में 24 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः जेएसएससी के द्वारा वायरमैन की बहाली ली गई, जिसमें 5 अनरिजर्व सीटों में 4 गैर झारखंड के हुए। 2023 में जेएसएससी के द्वारा पुनः वेल्डर पोस्ट की बहाली ली गई और इस बार 46 अनरिजर्व सीटों में 16 गैर झारखंडों की नियुक्ति ली गई। 2023 में पुनः इलेक्ट्रीशियन के पद पर जेएसएससी के द्वारा बहाली लिया गया और इस बार 93 अनरिजर्व सीटों में 29 सीटें गैर झारखंडियों को गई। अध्यक्ष महोदय, जो कि चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, अब इसमें बात आता है भारत के संविधान का, भारत के कानूनों का। क्योंकि भारत का संविधान जो कि कहता है 16(2) हम धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मैं भारत के संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को चाहिए कि जिला नहीं, अगर संभव हो तो प्रखंड में जाकर भाषा का चयन किया जाए और भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाए। भारत का संविधान कहीं आड़े नहीं आएगा, क्योंकि भारत का संविधान भाषा की बात नहीं करता है। भारत का संविधान धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान और निवास स्थान की बात करता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा, अगर आपसे जिला स्तरीय नहीं हो पाता है तो आप प्रखंड में जाइए और वहां कौन सी भाषा बोली जाती है उस भाषा के आधार पर परीक्षा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर परीक्षा में यह पूछा जाएगा कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है, तो इस सवाल को उत्तर बंगाल के स्टूडेंट भी देंगे, बिहार के स्टूडेंट भी देंगे, गुजरात और राजस्थान के भी स्टूडेंट देंगे। लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा पकड़ तरे हाथ करे करे झांक, हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़ल कांच, एकर माने की लागे, दूसरे राज्यों के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, सिलेबस सेट करना जेपीएससी, जेएसएससी का अधिकार क्षेत्र में आता है और जेपीएससी, जेएसएससी को मंतव्य देना सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है। तो आप उनको ये मंतव्य दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो परीक्षा ली जाए वो हमारी भाषाओं में ली जाए। उदाहरण के लिए, मंगरी यार बुधनी ढेकिया कुटेले गेल हले, ढेकिया कुटते कुटते कानी मुनी उंगरिया कुटाए ले। ये दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आएगा। उनसे ये पूछा जाए कि घैला और पहला में अंतर क्या होता है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को ये समझ में नहीं आएगा। आप अगर उनको सिलेबस देंगे तो सिलेबस को कोई भी याद कर सकता है, उन्हें सिलेबस नहीं, जो हम लोग गांव में होता है, जो हमारी संस्कृति में होता है, जो हमारी परंपराओं में होता है, उनके आधार पर परीक्षाएं ली जाएं। और नहीं तो ये मैया सम्मान योजना की राशि मैं सराहना करता हूं सरकार की, लेकिन कब तक बांध के रखेगी हमारे नौजवानों को और हमारी उन माओं को जिनको आप 2,500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की बेटों और बेटी की नौकरियां जो 50,000, 70,000, 90,000 आप दूसरे राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये कब तक बांध के रख पाएगी अध्यक्ष महोदय? इसलिए मैं सरकार को सीधा सुझाव देना चाहूंगा और विशेषकर चूंकि मेरी आयु कम है, मैं पहली बार सदन में आया हूं और मैं
चाहूंगा कि विभाग के मंत्री के साथ साथ मैं संसदीय कार्य मंत्री का बहुत आदर करता हूं, मेरे इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने मंत्री महोदय। क्या यह संभव है 60-40? आप उसे 60-40 के स्थान पर 60-20-20 कर दें। 60 यानी जो हमारा ओबीसी, एसटी, एससी और ईआरडब्ल्यूएस का रिजर्व कोटा है, और 20 जनरल 1, जनरल 2। क्या ये, अभी मत कुछ कहिएगा क्योंकि मेरा लय मत खराब कीजिएगा, बीच में मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या यह संभव है? जनरल 1, जनरल 2। जनरल 1 में केवल झारखंड के जनरल होंगे और जनरल 2 में झारखंड के अलावा पूरे भारत वर्ष के जनरल सामान्य अभ्यर्थियों को मौका क्या दिया जा सकता है? क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं? मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में ये देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए आज इस राज्य को अगर आवश्यकता है तो नियोजन नीति की आवश्यकता है। आज नियोजन नीति नहीं रहने के कारण हमारे राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं, हमारे राज्य के युवा बेरोजगार। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।